हेलो क्लास 9 के प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। ये ट्यूटोरियल चैप्टर 2 यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन चैप्टर एक्सप्लेनेशन का फर्स्ट पार्ट है। और अगर आपको हमारे चैप्टर एक्सप्लेनेशंस अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, नॉलेजेबल लगते हैं तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए। ना पसंद हो तो डिसलाइक भी कर दिया करिए, पर कुछ तो रिस्पॉन्स ज़रूर शो किया करिए। कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन का यहाँ पे सीधा सीधा मतलब है मेकिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। आप कोई भी चीज़ बनाते हो तो क्या उसमें डिज़ाइन शामिल नहीं होती? कुछ भी हो, अच्छा बुरा, उसमें डिज़ाइन तो अपने आप ही तैयार हो जाती है। घर बनाते हैं, उसका नक्शा तैयार होता है, उसकी डिज़ाइनिंग होती है। कपड़े हैं, फैशन डिज़ाइनर तो वैसे भी फेमस हैं। आप आर्ट बनाते हो, उसमें भी डिज़ाइन है। कोडिंग से आप प्रोग्रामिंग डिज़ाइन करते हो, वेब पेज डिज़ाइन करते हो। कार है, बाइक है, यहाँ तक कि लड़कियाँ भी जो अपने घर में अपनी मम्मी का हाथ पटाने की कोशिश करती होंगी, किचन में कुछ वर्क करती होंगी, रोटी बनाना सीख रही होंगी, तो रोटी का भी अच्छा खासा डिज़ाइन वो शुरू में बना देती होंगी, क्योंकि गोल गोल रोटी तो शुरू में फर्स्ट टाइम तो नहीं बनती है। और उस डिज़ाइन पे मम्मी हंसती भी होंगी, कहती होंगी सीख जाओगी बेटा। तो कोई भी चीज़ व्हेन वी मेक, मतलब डिज़ाइन इज़ रिलेटेड टू मेकिंग, और उसका जो इंटीरियर पार्ट होता है उसमें क्या अरेंजमेंट्स हमने रखा हुआ है, थिंग्स का, पार्ट्स का, आइडियाज़ का, कंटेंट का, वही सब डिज़ाइन है जिससे कोई चीज़ तैयार होती है। और जब हम डिज़ाइन बनाते हैं इंटेंशनली तो कुछ हमारा लक्ष्य होता है, कोई पर्पज़ होता है, कोई गोल होता है, क्या रखना है, क्या हटाना है, क्या रिज़ल्ट हमें उससे मिलना चाहिए, वगैरह वगैरह। और कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन से क्या मतलब हो सकता है हमारा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त जैसे उसका फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए। फ्रेमवर्क से मतलब है स्ट्रक्चर, मतलब कैसा होना चाहिए हमारा संविधान। अब जैसे भारत का जो संविधान है वो सेक्युलर है, तो ये हमने डिज़ाइन का हिस्सा रखा हुआ है कि अगर हमारा संविधान है तो सेकुलर होगा। पाकिस्तान भी तो अस्तित्व में आया था 1947 में, साथ ही साथ इट आल्सो केम इनटू एग्जिस्टेंस, बट उन्होंने सेकुलर न रखकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन की डिज़ाइन में उसे इस्लामिक रिपब्लिक घोषित कर दिया। मतलब पाकिस्तान बिलोंग्स टू अ रिलीजन, इंडिया डज नॉट बिलोंग टू अ सिंगल रिलीजन, दैट इज़ इंडिया इज़ मोर लिबरल देन पाकिस्तान। ये हमारे डिज़ाइन का ही तो हिस्सा है। हमारी क्या फाउंडेशनल वैल्यूज़ हैं, मतलब कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो उस देश के प्रिंसिपल्स, फाउंडेशनल वैल्यूज़ ज़रूर होती हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं जिन पे कोई संविधान बेस्ड होता है। हम यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे अफ्रीका का भी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कैसे हो सकते हैं, और जो सिटीजन्स हैं किसी भी देश के, तो कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें कैसे एड्रेस करता है, उनके कंडक्ट को कैसे वो कंट्रोल करेगा। जैसे उदाहरण के लिए हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, मतलब अगर हम किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप लेते हैं तो भारत की सिटीजनशिप ऑलरेडी ख़त्म हो जाएगी। और दुनिया में कई देश हैं जहाँ पे डुअल सिटीजनशिप है, मतलब वो उस देश के भी नागरिक होते हैं, और किसी दूसरे देश में अगर उन्होंने सिटीजनशिप ली है तो वहाँ के भी नागरिक होते हैं। तो सो मैनी थिंग्स, एक प्रकार से जो कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ अ सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, या आप कह सकते हो कि इट इज़ ग्रेटेस्ट रूल बुक ऑफ अ कंट्री। और उसी में सारी चीज़ें लिखी होती हैं, पूरी डिज़ाइनिंग होती है, गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी, कैसे रन होगी, कब चुनाव होंगे, फेडरल स्ट्रक्चर होगा कि यूनिटरी स्ट्रक्चर होगा, सो मेनी थिंग्स। पॉलिटिकल साइंस आपको ठीक से इसलिए समझ में नहीं आती क्योंकि मुझे शिकायत मिलती रहती है, मैं जब क्लास में पढ़ाता था तब भी, अभी तो नहीं पढ़ा रहा हूँ। उसका कारण ये है कि दिल लगा के पढ़ो, सीखो, एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करो, कमेंट बॉक्स में लिखो, मुझसे कॉन्टेक्ट करो, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, वहाँ अपनी बात को रखो। मैं तो बहुत ही डिवोटेड हूँ आपको लेके। बहुत थोड़े से अरेंजमेंट में जो भी मेरे पास है मैं उसी में से आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट देने की कोशिश करता रहता हूँ। और चैप्टर एक्सप्लेनेशन सीरीज़ की डिमांड थी इसलिए मैं बनाता रहता हूँ। और जो बच्चे चैप्टर पढ़ते हैं पहले, उसके बाद इस पे बेस्ड मटेरियल को देखते हैं, दे आर द बेस्ट स्ट्रेटेजिस्ट इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइनिंग देयर ओन स्टडीज़। एक बार चैप्टर पढ़ लेते हो ना तो इस पे बेस्ड कोई भी मैटर आपको मिलेगा, अपना सा लगेगा, अरे ये तो हमने पढ़ा हुआ है यार, उसी में से तो है। और जब टोटली आप नोट्स पे डायरेक्ट या डिफरेंट अदर मटेरियल्स पे जाते हो ना तो बाहरी बाहरी सा लगता है। एक बार चैप्टर पढ़ लिया करो, कितना टाइम लगता है यार, मेरे वीडियो को देखो, समझ लो। तो इस चैप्टर में थोड़ा बहुत हमें इधर भी पढ़ना है, मंडेला और ये साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। उसके बाद इंडिया में हम प्रवेश करेंगे और देखेंगे कि हमारी वैल्यूज़, हमारी प्रिंसिपल्स किस प्रकार से, जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है उसका असर पड़ता है कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन में। वो हम अफ्रीका वाले में भी देखेंगे कि जो हमारी हिस्ट्री होती है ना उसका इम्पैक्ट पड़ता है कॉन्स्टिट्यूशन पर, कैसे पड़ता है। मान लीजिए कहीं भूकंप नहीं आता, वहाँ घर बने होते हैं, पता चला वहाँ पे हर साल भूकंप आ रहा है, अब जो नया घर बनेगा वो भूकंप रोध ही बनेगा, मतलब जो अर्थक्वेक को बर्दाश्त कर सके। इम्पैक्ट हो गया ना अर्थक्वेक की हिस्ट्री का। जब तक अर्थक्वेक नहीं आते थे लोग नहीं ध्यान देते थे कि अर्थक्वेक को बर्दाश्त करने वाला घर बनना चाहिए। तो इंसिडेंट्स का, जो हमारे हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स उनका इफेक्ट भी होता है कॉन्स्टिट्यूशन पे, वो सब हम देखेंगे।
तो सबसे पहला टॉपिक, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका आप जानते हैं ना, अफ्रीका का दक्षिणतम हिस्सा जो देश है, देश का नाम है ये, अफ्रीका के साउथ में साउथ अफ्रीका। राजधानी क्या है पता है तो लिख देना कमेंट बॉक्स में, नहीं पता ढूंढ के लिखना, याद रहेगी ढूंढ के लिखोगे तो, अगर नहीं पता है तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन, ये मंडेला जी के कोट हैं, इनके बारे में मैं भी बताऊंगा, पहले हम कोट पढ़ लेते हैं। आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन। मैंने जो भी लड़ाई लड़ी है वो वाइट डोमिनेशन के खिलाफ भी लड़ी है। वाइट डोमिनेशन का मतलब ये है कि वहाँ पे जो अंग्रेज़ जाकर बस गए थे, जैसे हमारे यहाँ अंग्रेज़ आए तो वो तो चले गए, पर साउथ अफ्रीका में बस गए थे जाके, और वहाँ उन्होंने रूल करना स्टार्ट कर दिया था। तो उन गोरे लोगों के, मतलब जो फॉरेनर्स थे उस समय वहाँ पे, आउटसाइडर्स, द कॉलोनियल रूलर्स, तो उनके डोमिनेशन के खिलाफ भी। डोमिनेशन का मतलब होता है हावी होना, मतलब दूसरों को मौका ना देना और खुद ही डोमिनेट करने की कोशिश करना। तो मैंने वाइट डोमिनेशन के खिलाफ भी एंड ब्लैक डोमिनेशन भी इन्होंने लिखा हुआ है। यानी सीधा सा मतलब यहाँ पे है कि किसी का डोमिनेशन नहीं होना चाहिए। जैसे कि डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में पब्लिक ही सब कुछ होती है। आई हैव चेरिश द आइडियल, चेरिश का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि व्हाट वी डिज़ायर, व्हाट वी लाइक, हम दिल के बहुत पसंद करने वाली मतलब चीज़ें, चेरिश, वी इंजॉय, तो हम उन चीज़ों की कामना करते हैं, इच्छा करते हैं। तो आई हैव चेरिश द आइडियल ऑफ डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी, मैं हमेशा से एक डेमोक्रेटिक और फ्री सोसाइटी का पक्षधर रहा हूँ, मैं उसकी डिज़ायर करता रहा हूँ, मैं उसकी कामना करता रहा हूँ, मुझे पसंद है डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी। और डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी में कोई डोमिनेशन वाली बात नहीं होती, इन विच ऑल पर्सन विल बी टुगेदर। और जब डोमिनेशन किसी का नहीं होगा तो सब लोग शांत, मतलब आपस में रहेंगे, हारमोनी में रहेंगे, मतलब मिलजुल कर, घुल मिल कर, समरसता के साथ, न लड़ाई न झगड़ा, तालमेल के साथ रहेंगे, जैसा कि एक डेमोक्रेटिक फैमिली में होता है। एंड विद इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, और सबको बराबर के मौके मिलेंगे। बराबर के मौके का मतलब ये होता है कि आपके अंदर जो मेरिट है, आप अपनी अपॉर्चुनिटी को अपने मेरिट के आधार पर आप यू कैन रियलाइज़ योर गोल्स, ये कहने का मतलब ये है। सीधी सी बात है, 10th का बोर्ड होता है, 12th का बोर्ड होता है, सारे बच्चे देते हैं, सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है जो पढ़ रहे होते हैं, जिनका बोर्ड में नॉमिनेशन हुआ है। अब उसमें आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, अपनी मेहनत अपनी मेरिट के अनुसार आपको स्कोर मिलता है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज इसी को कहते हैं। इट इज़ एन आइडियल विच आई हैव टू लिव फॉर एंड टू अचीव, यानी ये जो आइडियल है, कौन सा आइडियल है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी का, डेमोक्रेटिक सेटअप का, इसके लिए मैं जीना भी चाहता हूँ और इसको मैं अचीव भी करना चाहता हूँ, हासिल भी करना चाहता हूँ। बट इफ़ नीड्स भी, और अगर आवश्यकता पड़ी, इट इज़ एन आइडियल फॉर विच आई एम प्रिपेयर टू डाई, मैं इसके लिए जान भी दे सकता हूँ। यानी यहाँ पर ये डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब मंडेला इज सेइंग दैट ही हैज़ चेरिश द आइडिया ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक सोसाइटी, और इसी आइडियल के साथ वो जी रहे हैं, इसको हासिल करना चाहते हैं और इसके लिए जान भी दे सकते हैं, और उन्होंने हासिल किया भी। दिस वाज नेल्सन मंडेला बीइंग ट्राइड फॉर ट्रीजन फॉर वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। देखिए, ट्रीजन का मतलब होता है देशद्रोह, यानी कि जब अब गवर्नमेंट और देश के खिलाफ आपके ऊपर आरोप लगता है कि आपने विद्रोह किया है सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ, देन इट इज़ ट्रीजन। तो नेल्सन मंडेला पे यही आरोप लगा था, और तब उस वक्त वहाँ पे साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट थी, वो वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट थी, गोरे लोगों की सरकार थी। ही एंड 7 अदर लीडर्स, साथ में और लोग भी थे, वो 7 थे। लीडर्स वर सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और उन्हें आजीवन कारावास मिला था, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, वो भी 1964 में। देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ। 1918 में इनका जन्म हुआ था और 2013 में ही डाइड। जन्म इनका जुलाई 18 को हुआ था, इसलिए नेल्सन मंडेला डे भी मनाया जाता है 18 जुलाई को। और वैसे तो ये पहले भी कैद में जा चुके थे, लेकिन 1964 में जब इन्हें डाला गया जेल में, जून में 12 जून को इनको सज़ा सुनाई गई थी। ही वॉज कन्विक्टेड ऑफ ट्रीजन, और उसके बाद ये 1990 में जाकर रिलीज़ हुए हैं फरवरी में। बस एक दिन बाद और रिलीज़ हुए थे, तो ये मैच कर जाती डेट, ये 11 फरवरी को रिलीज़ हुए थे, और लगातार वो जेल में रहे। बीच में उन्हें आज़ाद करने की कोशिशें हुई, पर उन्होंने कहा नो, क्योंकि उनकी डिमांड थी कि साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, और अपार्थाइड के खिलाफ वो लड़ रहे थे। बाद में चुनाव होते हैं, तो 1994 में वो प्रेसिडेंट बनते हैं, फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट, ब्लैक प्रेसिडेंट, और 1990 तक वो रहते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने सेकेंड टर्म के लिए कोशिश ही नहीं की, ही रिटायर्ड फ्रॉम पॉलिटिक्स। इस बीच 1993 में जब वो आज़ाद हुए थे, 1994 के बीच में 1993 में उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था। और वो जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम वाली इनकी बुक है, ऑटोबायोग्राफी, वो तो आपने क्लास 9 में ज़रूर पढ़ी होगी, मेरा ट्यूटोरियल है, उस पर जाके उसे देखिए, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड।
सिर्फ आपके लिए इतनी मेहनत। तो 1964 में फॉर डेयरिंग टू अपोज द अपार्थाइड, उन्होंने अपार्थाइड जो है ना वो रंग भेद नीति को कहा जाता है। हिंदी में इसको कहते हैं रंग भेद, मेरी बड़ी राइटिंग ख़राब है, रंग भेद नीति। इट इज़ अ पॉलिसी जो उस वक्त की गवर्नमेंट वहाँ पे अपनाई हुई थी। रंग भेद से आप समझ गए, जो स्किन का कलर होता है उसके आधार पर डिस्क्रिमिनेट करना, दिस इज़ अपार्थाइड। अपार्थित अपार्थाइड दोनों इसके प्रोनाउंसिएशन सही है। रिजीम का मतलब शासन इन इस कंट्री, तो उनके देश में अपार्थाइड की पॉलिसी, ऑफिशियली ये पॉलिसी फॉलो की जाती थी। हालांकि अंग्रेज हमारे यहाँ भी थे, वो भेदभाव करते थे हमसे, लेकिन यहाँ की ऑफिशियल पॉलिसी का हिस्सा था ये अपार्थाइड। तो वहाँ की जो रंग भेद की नीति थी उसे अपार्थाइड कहा गया। ही स्पेंड द नेक्स्ट 28 ईयर्स, उन्होंने लगभग 28 साल अपने जेल में गुजारे। मोस्ट ड्रेडेड मतलब डरावना, भयंकर, जिसे घबराहट हो। तो रॉबिन आइलैंड में इन्हें ज़्यादातर समय तक रखा गया था। मेरे ख्याल से लास्ट के 4 ईयर्स जब रह गए थे तो उन्हें शिफ्ट किया गया था दूसरी जगह, बाकी वो रॉबिन आइलैंड में ही थे, वहीं उन्होंने अपना समय बिताया था। जैसा कि आप देख रहे हैं आइलैंड, समुद्र के बीचों बीच आइलैंड होते हैं, तो यहाँ से वो भाग ना सके, उनका अपने देश से कनेक्शन मेनलैंड से कट जाता है। हमारे यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था थी, आपने नहीं सुना? सुना है? अच्छा, इसको काला पानी कहा जाता था। आप अपने बुजुर्गों से पूछेंगे घर में तो वो बताएंगे काला पानी। सेलुलर जेल, ये आप अंडमान निकोबार आइलैंड है ना, वहाँ पे पोर्ट ब्लेयर में ये टूरिस्ट प्लेस है। अब लोग जाते हैं वहाँ पे, और अब वो नेशनल मेमोरियल भी है, म्यूज़ियम भी है। कभी आपको मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा। हमारे स्वाधीनता संग्राम के कई नेता वहाँ पर जेल में रखे गए थे, उनमें से कईयों को आज़ादी के बाद छुड़ाया गया। उसी प्रकार के ये अभी आइलैंड था जहाँ पर इनको रखा गया था। बाकी यहाँ जो इमेजेस दी गई हैं, मैं इन पे अलग वीडियो बनाता हूँ। जैसे इस इमेज में दिखाया गया है ना, डेंजर, खतरा। क्या खतरा है कि जो नेटिव इंडियंस हैं, मतलब जो वहाँ के रहने वाले लोग हो गए, निवासी हो गए, नेटिव्स हो गए, इंडियंस, क्योंकि वहाँ भारतीय मूल के भी लोग रहते थे, कलर्ड, दरअसल ब्लैक एंड वाइट के बीच जो हो गए वो कलर्ड हो गए। इफ़ यू एंटर दिस प्रीमिसेस, अगर आप इन जगहों पर आए तो आपको लापता घोषित कर दिया जाएगा। मिसिंग मतलब आप दोबारा घर नहीं वापस जा पाओगे। आर्म्ड गार्ड शूट ऑन साइट, और यहाँ के जो गार्ड्स हैं वो देखते ही गोली मार देंगे। सैवेज डॉग्स, जंगली कुत्ते, डिवोर द खौफ, देखिए जब मार दिए जाएंगे तो आपको नोच नोच के खा जाएंगे, वो कुत्ते जंगली हैं, इसलिए डेंजर है, यहाँ मत आओ। और ये किसके लिए है? सिर्फ ब्लैक्स एंड कलर्ड एंड नेटिव्स जो वहाँ के थे, ये गोरे लोगों की जगह है, यहाँ पे लोग बिल्कुल ना आए। ये है अपार्थाइड का हिस्सा। इससे पता चलता है कि उस समय क्या स्थिति रही होगी। स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड, रंग भेद नीति के खिलाफ संघर्ष। अपार्थाइड वाज द नेम ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। हमारे नोट्स आपको देखने हैं तो आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। हमने इस चैप्टर के नोट्स भी दिए हुए हैं, सॉल्यूशंस हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देते हैं। यू कैन मेक यूज़ ऑफ देम टू अंडरस्टैंड द चैप्टर। और ढंग से पढ़ोगे तो कोई भी एमसीक्यू आपसे छूट कर जाने वाला नहीं है। तो अपार्थाइड एक प्रकार से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का एक सिस्टम था, और इस साउथ अफ्रीका के लिए यूनिक था। यूनिक का मतलब होता है कि साउथ अफ्रीका में ही इस प्रकार की पॉलिसी फॉलो की जाती थी। डिस्क्रिमिनेशन तो और जगह भी है, देखा जाए तो अमेरिका में आज भी वाइट एंड ब्लैक के बीच में डिस्क्रिमिनेशन की घटनाएं देखने को मिल जाती हैं, बट साउथ अफ्रीका में यूनिक था, यानी वहाँ पर ये काफ़ी फॉलो किया जाता था और गवर्नमेंट की ऑफिशियल पॉलिसी का हिस्सा था। दिस इज़ द डिफरेंस। वहाँ पे रूल्स ही इसको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को फॉलो करते थे। द वाइट यूरोपियंस इम्पोज दिस सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका, और ये जो वाइट यूरोपियंस मतलब जो जाके वहाँ पे यूरोप के लोग बसे हुए थे, उन्होंने इम्पोज किया हुआ था, लागू किया हुआ था, थोपा हुआ था एक प्रकार से। ड्यूरिंग द 17th and 18th centuries, the trading companies from Europe occupied it with arms and force। भाई इसके लिए तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यानी यूरोप की कंपनीज 17th और 18th सेंचुरी में आई और उन्होंने शस्त्र अस्त्र और ताकत के बल पे कब्जा कर लिया वहाँ पे। हमारे देश में भी तो ऐसा हुआ था, ट्रेडिंग कंपनीज के रूप में आई, व्यापार करने के लिए, बाद में कब्जा कर लिया। इन द वे दे ऑक्युपाइड इंडिया, ठीक उसी प्रकार से जैसे उन्होंने इंडिया को ऑक्युपाई किया था। बट अनलाइक इंडिया, अ लार्ज नंबर ऑफ वाइट्स हैड सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका। लेकिन अनलाइक का मतलब होता है की तरह नहीं, तो भारत की तरह नहीं, यानी जैसे भारत में नहीं हुआ था कि अंग्रेज चले गए थे, बल्कि वहाँ पर अंग्रेज बस गए जाके साउथ अफ्रीका में, एंड बिकेम द लोकल रूलर्स, और वहाँ पर उन्होंने शासन स्टार्ट कर दिया। जैसे हमारे अंग्रेज चले गए तो हमने अपने हाथ में बागडोर ले ली, और वहाँ क्या था कि वहाँ पे साउथ अफ्रीका के वाइट पीपल ही वहाँ पे शासन कर रहे थे। द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड डिवाइडेड द पीपल। अब देखिए डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, कोई ना कोई दीवार है भेदभाव की जो लोगों को डिवाइड करती हो। तो अपार्थाइड डिवाइडेड द पीपल एंड लेबल्ड देम ऑन द बेसिस ऑफ द स्किन कलर। तो अपार्थाइड की जो पॉलिसी थी वो स्किन कलर पर बेस्ड थी, चमड़ी का रंग। द नेटिव पीपल ऑफ द साउथ अफ्रीका आर ब्लैक, क्योंकि अफ्रीका के रहने वाले लोग ब्लैक हैं कलर में।
दे मेड अप अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन। हर 4 में से 3 लोग लगभग नेटिव्स ब्लैक ही थे, तो उनकी तो मेजॉरिटी थी। एंड वर कॉल्ड ब्लैक, तो उनको ब्लैक्स कहा जाता था, ब्लैक्स। एक और कलर चढ़ा देता हूँ, ब्लैक्स। बिसाइड दीज 2 ग्रुप्स, तो ये 2 ग्रुप्स हो गए। 2 ग्रुप्स का मतलब हो गया, एक तो वाइट्स हो गए और दूसरा ब्लैक्स हो गए। बिसाइड दीज 2 ग्रुप्स देयर वर पीपल ऑफ मिक्स्ड रेसेस, कुछ मिक्स्ड रेसेस के भी लोग थे, उन्हें कलर्ड पीपल कहा जाता था। बल्कि जो भारत से आए थे, वहाँ पे भारतीय मूल के लोग थे, वो माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, वो भी उसी कैटेगरी में रख दिए जाते थे। तो जो नेटिव पीपल ब्लैक पीपल है, वो वाइट पीपल है, वो उनके बीच के जो लोग हो गए वो गए कलर्ड पीपल। तो इंडियंस व कलर्ड पीपल। द वाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट्स एज इन्फीरियर्स। अब देखिए, इन्फीरियर का मतलब होता है निम्न कोटि का, निम्न क्वालिटी का, जिसकी वैल्यू बहुत कम हो, तुच्छ। तो जो वाइट रूलर्स थे वो नॉन वाइट्स को, यानी गोरे लोग हैं उनको छोड़ के जो भी नॉन वाइट्स थे उन्हें इन्फीरियर समझते थे, अपने से नीचे समझते थे। द नॉन वाइट डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स, और वोटिंग राइट्स भी हासिल नहीं थे किनको, नॉन वाइट्स को। द अपार्थाइड सिस्टम वॉज पार्टिकुलरली ऑपरेसिव। ऑपरेसिव का मतलब जानते हैं क्या मतलब होता है? ऑपरेशन, ऑपरेसिव, ऑपरेसर, यानी आप ज़बरदस्ती किसी पर अत्याचार करके उसको दबाने की कोशिश करते हो, उसको अपनी आवाज़ नहीं उठाने देते हो, उसको उसके हक नहीं देते हो, अपनी बात रखने का मौका नहीं देते हो, ज़बरदस्ती करते हो, वही है ऑपरेशन। जोर ज़बरदस्ती का शासन था ये। तो द रूलर्स वर ऑपरेसिव फॉर द ब्लैक्स, किन के लिए? ब्लैक्स के लिए ऑपरेसिव था ये, कालों पर अत्याचार होता था। अब जैसे दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज, जहाँ पर गोरे लोग रहते थे वहाँ पे उस बस्ती में लोग रह नहीं सकते थे। दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज, वो वाइट एरियाज में काम तो कर सकते थे, मतलब जहाँ गोरे लोग थे वहाँ काम तो कर सकते थे। ओनली दे हैड परमिट, लेकिन अगर उन्हें परमिट मिला हो तब। अब भाई देखो, उनके घर में नौकरों को काम करना है, तब तो ब्लैक को रखना पड़ेगा ना। तो किस प्रकार का ऑपरेसिव शासन था, यहाँ कुछ एग्जांपल देखें। ट्रेन्स हैं, बसेज हैं, टैक्सीज हैं, होटल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, लाइब्रेरीज हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, थिएटर्स हैं, बीचेज, स्विमिंग पूल्स एट्सेट्रा। वही सेग्रीगेशन, सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन। पब्लिक टॉयलेट्स हैं, वर ऑल सेपरेट फॉर द वाइट्स एंड ब्लैक्स, तो वाइट्स के लिए अलग होती थी व्यवस्था, ब्लैक्स के लिए अलग होती थी। दिस वॉज कॉल्ड सेग्रीगेशन, इसे ही कहा जाता था सेग्रीगेशन। आपने साइंस में पढ़ा होगा सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, सेपरेशन। ये सारी चीज़ें हैं, इनमें से कुछ को अलग कर दो, इनको अलग कर दो, इनको अलग कर दो, सेग्रीगेट। दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेज, यहाँ तक कि वो चर्च में भी नहीं जा सकते थे, वेयर द वाइट्स वर्शिप, जहाँ पे गोरे लोग पूजा करते थे। ब्लैक्स कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशंस, वो अपने ग्रुप नहीं बना सकते थे, संगठन नहीं बना सकते थे, विरोध भी नहीं जता सकते थे, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे। अगर उनके खिलाफ जो भी अत्याचार होता था, टेरिबल ट्रीटमेंट, उसके खिलाफ वो आवाज़ नहीं उठा सकते थे, उन्हें मनाही थी, नहीं तो उनके खिलाफ देशद्रोह, राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाता था। सिंस 1950 द ब्लैक्स, कलर्ड एंड इंडियंस फॉट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम, लेकिन 1950 से फिर वहाँ पे कुछ स्ट्रगल शुरू हुआ अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ। दे लॉन्च्ड प्रोटेस्ट मार्चेस, उन्होंने विरोध मार्च निकालने शुरू किए, हड़तालें शुरू की, प्रोटेस्ट मार्चेस। देखिए, क्वेश्चन तो कहीं से भी कैसे भी पूछा जा सकता है, एक बार आप चैप्टर ढंग से पढ़ के रखेंगे, फिर नोट्स देख लेंगे तो सब तैयार हो जाएगा आपका कि उन्होंने किस प्रकार से आवाज़ें उठानी शुरू की। और एक संगठन का नाम आपको ज़रूर याद रखना है, वो है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था, मतलब कोई एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें और ऑर्गेनाइजेशंस मिले हों तो वो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बन जाता। ठीक छाता, छाते के नीचे, बड़े से छाता जिसके नीचे कई लोग आ सकें, लाइक अ रूफ अंडर विच मैनी पीपल लिव। तो कई संगठनों से मिलकर ये बना था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, दैट लेट द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन। और सेग्रीगेशन की पॉलिसी का मतलब, देखिए अपार्थाइड की पॉलिसी का मतलब ये हो गया कि स्किन कलर के आधार पे भेदभाव करना, ठीक है, इट इज़ अपार्थाइड। और सेग्रीगेशन का मतलब ये हो गया कि लोगों की अलग अलग व्यवस्था भी कर देना, दिस इज कॉल्ड सेग्रीगेशन। देखिए डिस्क्रिमिनेशन तो अपनी जगह है, सेग्रीगेशन अपनी जगह है। सेग्रीगेट का मतलब डिफरेंट 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 डिफरेंट, दिस इज कॉल्ड सेग्रीगेशन फॉर वाइट्स, फॉर ब्लैक्स एंड कलर्ड पीपल, दिस इज सेग्रीगेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन और डिस्क्रिमिनेशन के आधार पे जो अलग अलग व्यवस्था कर दी जाती है, दिस इज कॉल्ड सेग्रीगेशन। वो हमने पढ़े यहाँ पे, बसेज, चर्चेज, ट्रेन्स एट्सेट्रा। लेट द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन, दिस इंक्लूडेड मैनी वर्कर्स यूनियंस एंड कम्युनिस्ट। तो ये जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो इसमें इसके तहत जैसे हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा संगठन था ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इसी प्रकार का एक अम्ब्रेला संगठन था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। दिस इंक्लूडेड मैनी वर्कर्स, तो काफ़ी वर्कर्स की यूनियंस थी, मतलब जो काम कर्मचारी हैं। आपने रशियन रेवोल्यूशन पढ़ा है ना, वहाँ आपने सोवियट्स के बारे में पढ़ा होगा। सोवियट्स एक प्रकार की यूनियंस होती थी वर्कर्स की, उनका ऑर्गेनाइजेशन होते थे। एंड द कम्युनिस्ट पार्टी भी वहाँ पे थी, संघर्ष कर रही थी।
मैनी सेंसिटिव वाइट्स आल्सो ज्वाइंड। अच्छा देखिए क्या होता है ना, जो अच्छे अच्छे लोग होते हैं, तो जो वाइट्स थे जो बहुत ही सेंसिटिव थे, समझते थे कि ये अत्याचार हो रहा है, नहीं होना चाहिए भेदभाव। अब जैसे हिंदू जो सनातन धर्म है उसमें कितनी कुरीतियाँ हैं, उसमें से कुछ तो दूर हुई जैसे सती प्रथा वगैरह, लेकिन अभी भी जात पात है, काफ़ी कम हुआ है, बट इट इज़ देयर इन द माइंड्स ऑफ द पीपल, जबकि उसका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है। द अदर कास्ट पीपल डिड नॉट गेट अपॉर्चुनिटीज सो दे कुड नॉट साइन। अब क्या है, अब सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो कोई भी एग्जाम होता है तो कोई भी आगे निकल सकता है। इट डज नॉट मैटर वेदर ही बिलोंग्स टू अ ब्राह्मण फैमिली और क्षत्रिय फैमिली, बिकॉज नेचर डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ इन द फैमिलीज। तो इसी तरह से जो वाइट्स थे सेंसिटिव थे, मतलब वो फील करते थे कि उनके साथ ठीक नहीं हो रहा ब्लैक्स के साथ, तो उन्होंने भी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। हमारे यहाँ भी देखिए एनी बेसेंट हैं, ऐसे कई नाम हम ले सकते हैं जिन्होंने भारतीयों का साथ दिया। टू अपोज अपार्थाइड एंड प्लेड लीडिंग रोल इन दिस स्ट्रगल, तो उन्होंने वाइट्स ने भी काफ़ी साथ दिया। सेवरल कंट्रीज डिनाउंस्ड, डिनाउंस मतलब होता है देखिए अनाउंस और डिनाउंस, डिनाउंस मतलब होता है यहाँ पे क्रिटिसाइज करना, निंदा करना, मानने से इनकार करना, दिस इज कॉल्ड डिनाउंसमेंट। तो कई देशों ने अपार्थाइड की पॉलिसी को डिनाउंस किया, मतलब कि एक प्रकार से साउथ अफ्रीका से, बल्कि काफ़ी दिनों तक रिश्ते कटे रहे, वहाँ की टीम किसी दूसरे के साथ खेल नहीं सकती थी जब तक अपार्थाइड सिस्टम वहाँ चल रहा था। एक तरीका होता है किसी कंट्री को फोर्स करने के लिए कि वो अमानवीय इनह्यूमन ट्रीटमेंट ना अपनाए, एज अनजस्ट एंड रेसिस्ट, और उसे कहा गया कि एक प्रकार से अन्यायी है और रेसिस्ट है। मुझे नहीं मालूम अब क्या हाल चाल है, लेकिन जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उस वक्त तालिबानी सरकार थी अफगानिस्तान में, एंड इट वाज सो डिस्क्रिमिनेटरी अगेंस्ट वीमेन। अब सुधर गया हो तो मैं नहीं बता सकता, बट दे डिड नॉट वांट टू गिव राइट्स टू वीमेन, गर्ल्स, और इसी वजह से जो अन्य देश हैं वो उसकी क्रिटिसाइज करते हैं, उसको मान्यता नहीं दे रहे थे। अब क्या स्थिति है, तो अब आप अगर अच्छी स्थिति तो आप तब से तुलना कर सकते हो, अब जब वीडियो देखते वक्त आपके समय में वहाँ की कंडीशन है। बट द वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू रूल बाय डिटेनिंग, लेकिन उसके बावजूद भी जो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो लोगों को डिटेन करती थी। देखिए पुलिस कस्टडी में ले लेना, रोक लेना, दैट इज़ कॉल्ड डिटेनिंग। टॉर्चरिंग यानी टॉर्चर करना, और कई हज़ार लोगों को तो मार भी दिया गया, ब्लैक पीपल को और कलर्ड पीपल को। जो आवाज़ उठाएगा वो मरेगा। नेल्सन मंडेला ने भी आवाज़ उठाई थी, वो तो बच गए, जेल में रह गया जीवन कारावास के लिए, यानी कितने लोग मार दिए जाते थे। इसमें पोस्टर वगैरह बनाने के लिए कहा गया है, और ये सब चीज़ें देखिए, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम वाला आ गया ना, तो आप देखिए ध्यान, टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे मैंने बताया कि 1994 में प्रेसिडेंट बने थे, तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन भी बनने लगा था। एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल्स अगेंस्ट द अपार्थाइड एंड इंक्रीज्ड, तो क्या हुआ कि जब प्रोटेस्ट बढ़ गया, स्ट्रगल बढ़ा, लोगों का प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ और देशों ने भी पाबंदियाँ लगानी शुरू की, तो गवर्नमेंट रियलाइज दैट दे कुड नॉट लॉन्गर कीप द ब्लैक्स अंडर द रूल थ्रू रिप्रेशन। तो उन्हें पता चल गया कि जोर ज़बरदस्ती शासन करके हम ब्लैक्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। द वाइट रिजिम चेंज इट्स पॉलिसी, तो उन्होंने पॉलिसी में बदलाव लाना शुरू किया। डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वर रिपील्ड, अब देखिए क्या क्या पॉलिसीज़ में चेंजेस आए। डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ वर रिवील्ड, लॉज वर रिवील्ड, यानी जो कानून थे जो भेदभाव करते थे, जो अपार्थाइड को मेंटेन करके रखते थे, सेग्रीगेशन को बढ़ावा देते थे, उन्हें या तो वापस ले लिया गया या उन्हें ख़त्म कर दिया गया। बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो बैन लगा था, जो रिस्ट्रिक्शंस थे, रोक थी, उसे हटा लिया गया। मीडिया पे जो बैन लगा था, जो खबर देने वाले माध्यम होते ना, वो मीडिया हो गई। आफ्टर 28 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, और 28 साल जेल में रहने के बाद नेल्सन मंडेला को भी बाहर निकाला गया, एंड ही वॉकड आउट ऑफ जेल एज अ फ्री मैन। फाइनली एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994, 26 अप्रैल की रात 1994 में, याद रखिए इस डेट को, हो सकता है 4 डेट दे दी जाए, पूछा जाए कि कौन सी डेट सही है, तो 26 अप्रैल 1994 को द नेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका का जो राष्ट्रीय झंडा था वो फहराया गया, अनफोल्ड, मार्किंग द न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी, और नई नई जन्मी डेमोक्रेसी। न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी का मतलब जो अभी अभी डेमोक्रेसी बनी हो पहली बार इन द वर्ल्ड। द अपार्थाइड गवर्नमेंट केम टू द एंड, अच्छा डेमोक्रेसी बन गई तो अपार्थाइड सिस्टम ऑटोमेटिकली खत्म हो गया। पेविंग वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट, और एक ऐसी गवर्नमेंट फॉर्म हुई जो मल्टी रेशियल गवर्नमेंट थी। मल्टी रेशियल गवर्नमेंट से मतलब ये है कि उसमें ब्लैक्स भी, वाइट भी, कलर्ड भी, सबको पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, ऐसी गवर्नमेंट फॉर्म हुई। हमारे इंडिया में तो ऐसे होता है ना, जो जीत कर आते हैं वही सरकार बनाते हैं, अब पूरे देश से लोग चुन कर आते हैं जब सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है। हाउ डिड दिस कम अबाउट, लेकिन ये कैसे हुआ? लेट्स हियर मंडेला, हम मंडेला को ही सुनते हैं। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस न्यू साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट। और ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजिशन हुआ था, ट्रांजिशन का मतलब बदलाव, मतलब फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन, रूप बदलना। देखिए यहाँ पे मल्टी रेशियल गवर्नमेंट फॉर्म हुई, आप इसे हल्के में मत लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो गवर्नमेंट तो फॉर्म होगी। फिर आप सोचिए
ये है इंडिया, ठीक। इंडिया के बगल में पाकिस्तान, इधर देखिए नेपाल, फिर म्यांमार। इधर 3 बार मिलिट्री कू हुआ, डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं रही। नेपाल में कई बार कॉन्स्टिट्यूशन बदला गया। म्यांमार में अभी भी जब मैं ये चला रहा हूँ, ये बना रहा हूँ वीडियो, तो वहाँ पे मिलिट्री का शासन है। कॉन्स्टिट्यूशन का सफल होना, गवर्नमेंट्स का बराबर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बनना, इट इज़ ए सक्सेस। हर जगह नहीं होती सक्सेस, लेकिन यहाँ पे मल्टी रेशियल गवर्नमेंट भी फॉर्म हुई। तो ये ट्रांजिशन कैसे हुआ फ्रॉम अपार्थाइड ओरिएंटेड गवर्नमेंट टू अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेटअप। हिस्टोरिकल एनिमीज सक्सीडेड इन नेगोशिएटिंग। मैं इसको ठीक से समझा देता हूँ। हिस्टोरिकल एनिमीज का मतलब सीधा सीधा मतलब हो गया वाइट्स एंड ब्लैक्स एंड कलर्ड पीपल, दोनों एक दूसरे के दुश्मनी थे एक प्रकार से। सक्सीडेड इन नेगोशिएटिंग, नेगोशिएट मतलब होता है आपस में बातचीत करके। अब पीसफुल ट्रांजिशन, जो बदलाव हुआ वो शांतिपूर्वक था। फ्रॉम अपार्थाइड टू डेमोक्रेसी, ये ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हुआ, अपार्थाइड से लेके डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हो गया। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन फ्रॉम अपार्थाइड टू डेमोक्रेसी। एग्जैक्टली बिकॉज, अच्छा क्यों हुआ ये ट्रांजिशन। अब आप सोचेंगे सर तो ये होना ही था, गवर्नमेंट हटी तो डेमोक्रेसी। अरे जब इंडिया एंड पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, मतलब इंडिया से काट कर पाकिस्तान को बनाया गया, तो कितना ज़्यादा कत्लेआम हुआ था। द ट्रांजिशन वॉज नॉट पीसफुल स्मूथ, इट वॉज वायलेंट एंड वेरी वेरी वायलेंट। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल वो किल्ड ऑन बोथ द साइड्स। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब यहाँ के लोग सेंसिबल थे, समझदारी से काम लिया। हमारे यहाँ नहीं लिया लोगों ने। एग्जैक्टली बिकॉज वी वर प्रिपेयर टू, इन्होंने कारण बताया, वी वर प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द इनहेरेंट कैपेसिटी फॉर गुडनेस। देखिए, इनहेरेंट का मतलब होता है जन्मजात, जो इनबिल्ट हो, शुरू से हो, वही है इनहेरेंट। जैसे हमारे अंदर भी ना इनहेरेंट कैपेसिटी होती है, हमारी आत्मा जो बताती है क्या गलत है क्या सही है। हम गलत भी करते हैं तो हमें अंदर से इनहेरेंट आवाज़ आती है, नहीं गलत कर रहे हो, फिर भी लोग गलत कर देते हैं। कैपेसिटी फॉर गुडनेस इन द अदर, तो हमारे अंदर एक गुण है जो जन्मजात है, हम दूसरों में भी अच्छाइयाँ देखते हैं, हमें दूसरा आदमी भी भला आदमी नज़र आता है, गुडनेस हमें नज़र आती है। इसी वजह से ये एक प्रकार से देखा तो ब्लैक्स की तारीफ़ कर रहे हैं, क्योंकि देखिए वाइट्स ने उनके ऊपर कितना जुर्म ढाया, उसके बावजूद भी वो उन्हें माफ़ कर रहे हैं। तभी तो ये पीसफुल ट्रांजिशन हुआ। बदले की भावना से करते तो पता चले डेमोक्रेसी आते ही तुरंत उनके ऊपर आक्रमण शुरू हो जाते, क्योंकि वाइट्स वर वेरी वेरी लेस, 1/4 ओनली। पर ऐसा नहीं हुआ। अब देखिए, हम अपने देश से एग्जाम्पल देते हैं। जो पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा हुआ था, तब तो जो मैंने बताया, इंदिरा गांधी की जब डेथ हुई थी, मतलब उन्हें तो एसिसिनेट किया गया था, तो चूंकि उनकी हत्या की थी सिखों ने, तो हजारों सिख मौत के घाट उतार दिए गए थे। बेचारे भाग भाग के उन्होंने जान बचाई थी। और यहाँ पे पूरी की पूरी ब्लैक कम्युनिटी एक प्रकार से वाइट्स को माफ़ कर रही थी। दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन हियर, इनहेरेंट कैपेसिटी फॉर गुडनेस इन द अदर। माई विश इज़ दैट, मेरी इच्छा ये है कि साउथ अफ्रीकन्स नेवर गिव अप ऑन द बिलीफ इन गुडनेस। कि साउथ अफ्रीका के लोग, ये जो अच्छाई में जो उनका विश्वास है, ये खुद भी अच्छे हैं, दूसरों में भी अच्छाई ढूंढते हैं, ये कभी विश्वास उनकी आस्था कम नहीं होनी चाहिए, कभी उनको वो आस्था छोड़नी नहीं है। डैट द चेरिस का मतलब वही आ गया ना, मन की हमारी बातें जो हमें पसंद हैं। दैट फेथ इन ह्यूमन बींग्स इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ, किसी भी डेमोक्रेसी का जो कॉर्नर स्टोन है, उसकी रीढ़ की हड्डी, उसका केंद्र, उसका बेस, उसका आधार, वो है व्हेन वी सी अदर ह्यूमन बींग्स एंड ट्रीट देम द वे वी वांट ट्रीटमेंट विद अस। हम उनके साथ वही व्यवहार करते हैं जो हम अपने साथ चाहते हैं। अगर आप किसी को वायलेंट तरीके से परेशान करते हो, तो पहले आप ये सोच लो कि मैं भी उस तरह परेशान होने के लिए तैयार हूँ। किसी ने एक थप्पड़ गाल पे मारा, दूसरा कर दीजिए, कहते हैं हाँ तो उसका रुक जाएगा। हमें थोड़ा फॉरगिविंग भी होना चाहिए। आफ्टर द इमरजेंसी ऑफ द न्यूज़ डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका का जन्म हुआ। ब्लैक लीडर्स अपील्ड टू फेलो ब्लैक्स, तो जो ब्लैक पीपल थे, मतलब वहाँ के नेटिव्स, तो उन्होंने जो और ब्लैक पीपल थे उनको अपील की, उनसे आह्वान किया, उनसे कहा कि वो वाइट्स को फॉरगिव कर दें, क्योंकि जब हम माफ़ करते हैं तो झगड़ा ख़त्म होता है, नहीं माफ़ करते तो झगड़ा चलता 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 ही चला जाता है। और ख़ासकर अगर हम सक्षम हैं सामने वाले से, तो हमें ज़रूर माफ़ करना चाहिए। हाँ, उन चीज़ों को माफ़ नहीं करना चाहिए जिन्हें कोई भी कहेगा नहीं माफ़ करो। तो वाइट्स को भी साथ लेके चलने के लिए ऐसा किया गया। फॉर द एट्रोसिटीज़ दे हैड कमिटेड वाइल इन पावर, तो जो उन्होंने अत्याचार, जो जुल्म ढाए थे जब वो पावर में थे, तो उन्होंने, अब चूँकि डेमोक्रेसी आ गई है, वो युग चला गया, समय चला गया, छोड़ो, जो बीता सो बीता, कल की बात कल ख़त्म, नया सवेरा है, नया स्वागत करो, इस सोच के साथ। दे सेड लेट अस बिल्ड न्यू साउथ अफ्रीका, चलिए अब हम नया साउथ अफ्रीका बनाते हैं। वो जो था वो बीती बात। ये साउथ अफ्रीका इक्वलिटी पर आधारित होगा, मतलब सबको समानता का अवसर मिलेगा। ऑल रेसेस, किसी भी नस्ल का प्राणी हो, चाहे वो इंडियन हो,
चाहे वो अफ्रीकन्स हो, चाहे वो वाइट पीपल हो, या किसी भी रेस के हों, किसी भी जात के हों, किसी भी धर्म के हों, चाहे मेन हो चाहे वीमेन हो। अब देखिए हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन कितना लिबरल है। हमारे यहाँ लगभग देखा जाए तो मैं रफली मान लेता हूँ 25%, ओके, एंड 75%। अब देखिए 75% यहाँ पे मोस्टली हिंदूज़ हैं, 25% मुस्लिम्स हैं। जब आज़ाद भारत था तो इतनी संख्या उनकी नहीं थी, दे वर नॉट ऑफ दिस परसेंटेज, बट दे हैव इंक्रीज्ड बिकॉज दीज पीपल हैव गिवन देम द चांस, अपॉर्चुनिटीज़। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने अधिकार दिए सबको बराबर, क्योंकि हमारा देश एक सेकुलर कंट्री है। सेकुलर क्रेडेंशियल्स के साथ सबको मौका बराबर मिलता है। दिस इज़ द राइट वे टू बिहेव विद पीपल, क्योंकि इंसान तो इंसान होता है ना। कौन से दुख दर्द तकलीफ़ खुशियाँ अच्छाइयाँ प्राकृतिक रूप से सबको नहीं बढ़ती हैं। कोई रिलीजन में खास होने से क्या बच जाता है क्या? नो। पेट दर्द आपको होगा, इनको नहीं होगा। इनको बुखार आएगा, आपको नहीं आएगा। कोविड पेंडेमिक में यहाँ के लोग मरे, यहाँ के लोग नहीं मरे क्या? पता नहीं क्यों हम लोग भेदभाव कर बैठते हैं। और ख़ास कर तो क्या कहें, जो लोग रिलीजन के आधार पर लड़ाइयाँ करते हैं, जात के आधार पर हिंसा फैलाते हैं, वैसे अफ्रीका में भी हो रहा था। अब पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ पीपल थे वो बेचारे कम होते 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 बहुत ही कम संख्या रह गई, बिकॉज वो इस्लामिक कंट्री था, उसने अत्याचार किए इनके ऊपर, इनको कन्वर्ट करा दिया, ज़बरदस्ती की गई। और आज भी ऑपरेशन की घटनाएं सुनने को मिलती रहती हैं। कैन वी अडॉप्ट दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इन आवर कंट्री, जहाँ पे 3/4 से भी ज़्यादा हिंदूज़ हों और वहाँ पे 1/4 को मौका मिल रहा है आगे बढ़ने का? हमें ये मॉडल अडॉप्ट करना चाहिए। अफ्रीका में भी कुछ इसी तरह की बातें हो रही थी कि चाहे पुरुष हों चाहे महिलाएं हों। अब देखिए जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ ही दिन पहले जो हमारी सेनाएं हैं उसमें भी वीमेन को शामिल किया गया, फील्ड में भी उनकी। हालांकि वो कोर्ट के आदेश पे हुआ, बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना मजबूत है कि ऐसा हो पाया। और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, तो हमारा जो न्यू साउथ अफ्रीका होगा उसकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ होंगी, सोशल जस्टिस होगा। देखिए डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का क्या मतलब? इलेक्शंस होने चाहिए, पीपल की गवर्नमेंट होनी चाहिए, अधिकार होने चाहिए। सोशल जस्टिस का मतलब क्या है? लोग समाज में मिलजुल कर रहें, सबको बराबर का मौका मिले, कोई डोमिनेट ना करे किसी दूसरे को। दिस इज़ सोशल जस्टिस। हमारे यहाँ सोशल जस्टिस के लिए कौन सी पॉलिसी अपनाई जाती है बताइए? हमारे यहाँ रिजर्वेशन की पॉलिसी अपनाई जाती है ना। देखिए जो जॉब निकलती हैं उनमें रिजर्वेशन की व्यवस्था होती है, इसी वजह से, बिकॉज ऑफ सोशल जस्टिस। कि जो दबे कुचले लोग हैं जिन्हें कभी मौका नहीं मिला, उन्हें भी मौका मिले, आगे आने का, बराबर खड़ा होने का मौका उनको मिले। एंड ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स का मतलब ये होता है कि जो मानव है वो जन्म के साथ ही उसे कुछ अधिकार मिलने चाहिए। वो अधिकार उससे जो लेता है वो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन माना जाएगा। द पार्टी दैट रूल थ्रू ऑपरेशन, वो पार्टी जिसने अत्याचार के बल पे, जोर जबरदस्ती के बल पे, जुल्म के बल पे शासन किया, ब्रूचुअल किलिंग्स, जैसे कोई भी किसी भी जानवर को आसानी से मार देता है, वही है ब्रूटल किलिंग। तो बड़ी निर्दयता के साथ जो किलिंग्स हुई, एंड द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम, तो एक तरफ तो वो पार्टी है जिसने ऑपरेशन और ब्रूचुअल किलिंग के आधार पर शासन चलाया, और दूसरी तरफ वो पार्टी है जिसने फ्रीडम स्ट्रगल किया। मतलब एक जो उस देश के लिए लड़ रही थी और एक जो उस देश पे जुल्म करके शासन कर रहा था। तो शासक और शासित के बीच में जो दो ग्रुप थे, दोनों लोग साथ बैठे, सेट टुगेदर टू ड्रॉ अप कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन, और एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि जो दोनों ग्रुप को मान्य हो। है ना बड़ा ही यूनिक। हमारे देश में तो अंग्रेज चले गए तो हमने खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, मतलब इंडियंस मेड। लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो कॉलोनियल पावर थी, जो वाइट पीपल थे जो बाहर से आके यहाँ पे बस गए थे, जो रूलर्स थे, एक तरफ वो थे और एक तरफ यहाँ के खुद के जो नेटिव पीपल थे वो लोग थे। एक प्रकार से जिन्होंने उस देश पे कब्जा किया वो, और जो उस देश के रहने वाले थे, उन दोनों ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। दोनों को कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्टेड था, इसलिए कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन कहलाया। आफ्टर 2 ईयर्स लगे थे, 1996 में जाके कॉन्स्टिट्यूशन बना था। डिस्कशन एंड डिबेट दे केम आउट विद वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस। ऐसा कहा जाता है कि जो साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हालांकि वो मंडेला की देखरेख में ही बना था, वन ऑफ द फाइनेस्ट कहलाता है वर्ल्ड में। मतलब वर्ल्ड में इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन कोई आया ही नहीं। दिस कॉन्स्टिट्यूशन गेव टू इट्स सिटीजन द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट्स। सबसे ज़्यादा अधिकार इस कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए। देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसके पहले हुई थी, सब ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स दिए। लेकिन साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन ने सबसे ज़बरदस्त राइट्स दिए, अधिकार दिए लोगों को। किसी भी कंट्री में उतने अधिकार नहीं अवेलेबल हैं। टुगेदर दे डिसाइडेड दैट इन द सर्च फॉर अ सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स, उन लोगों ने ये मिलकर तय किया कि जो भी प्रॉब्लम्स, उनका जो सोल्यूशन है, नो बडी शुड बी एक्सक्लूडेड, किसी को बाहर ना किया जाए। इंक्लूड का मतलब शामिल करना, एक्सक्लूड मतलब बाहर करना। सब किसी को बाहर ना किया जाए, मतलब सबको पार्टिसिपेशन का मौका मिले, सबको अपनी बात रखने का मौका मिले। नो वन शुड बी ट्रीटेड एज डीमन, किसी को राक्षस ना समझा जाए। अब देखिए
जो नेटिव ब्लैक्स हैं अगर वो माफ़ नहीं करना चाहेंगे तो वो डीमन किसको समझेंगे? वाइट पीपल को। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो हो गया उसको भूल जाओ, आगे बढ़ो। दे एग्रीड दैट एवरीबडी शुड बिकम पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, बल्कि कोई भी प्रॉब्लम का जो हल है, जो सोल्यूशन, उसमें सब लोग भागीदार हों, एवरीबडी। अच्छा जरा देखिए, हमारे देश में कोई आँच आती है तो हर भारतीय परेशान होता है, हर भारतीय का दिल दुखता है। इंडिया कहीं हारती है तो हर भारतीय को दुख होता है। दिस इज़ कॉल्ड पार्टिसिपेशन ऑफ एवरी वन इन अ कंट्री, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो फाइनेंशियली हम हेल्प करें। सोल्यूशन के लिए सबको सोचना चाहिए, जो जिससे जो करते बने करना चाहिए। वॉट एवर दे माइट हैव डन और रिप्रेजेंटेड इन द पास्ट, तो उन्होंने पास्ट में क्या किया उसको भूल जाना है। और द प्रियम्बल टू द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रियम्बल होता है ना, वो एक प्रकार से पूरा बात कह देता है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। एक प्रकार से छोटी सी समरी होती है कॉन्स्टिट्यूशन की। टू द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे पेज 28 पे देखना है, तो वो अभी हम नहीं देख रहे हैं। सम्स अप दिस स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब भावना। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो भावना है प्रियम्बल में, वो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो पेज 28 में आप पढ़ेंगे प्रियम्बल तो पता चल जाएगा, वो आप पढ़ लीजिए। ना समझ में आए मुझे बताइएगा, मौका मिला तो मैं इसे शामिल करूँगा जब मैं इसके जो कार्टून होंगे उनको एक्सप्लेन करूँगा तब। द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्स डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से दुनिया भर के डेमोक्रेट्स इंस्पायर्ड हुए, क्योंकि देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को राइट्स सबसे ज़्यादा देता है और उसको फॉलो भी करता है वहाँ की गवर्नमेंट्स, वो हाईली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाएगी। अ स्टेट डिनाउंस्ड बाय द एंटायर वर्ल्ड, एक ऐसा राज मतलब देश, स्टेट, जिसे डिनाउंस किया था ज़्यादा से ज़्यादा देशों ने दुनिया के 1994 तक एज द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक कंट्री, उसे मोस्ट अनडेमोक्रेटिक कहा गया था। कि और भी देश हैं लेकिन अफ्रीका जैसा देश नहीं जहाँ पे रंग के आधार पर चमड़ी के भेदभाव किया जाता है। नाउ सीन एज द मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, आज उसे मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में लोग स्वीकार कर रहे थे। दिस इज़ द ट्रांजिशन। वॉट मेड दिस चेंज पॉसिबल, लेकिन ये संभव कैसे हुआ, ये चेंज जो है संभव कैसे हुआ? आप समझ गए होंगे, दोनों पार्टीज़ ने मिलकर संविधान तैयार किया, एक दूसरे को एक्सेप्ट किया, इसी वजह से ना। वाई द डिटर्मिनेशन ऑफ द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, क्योंकि साउथ अफ्रीका के लोगों का एक डिटर्मिनेशन था, एक दृढ़ इच्छा शक्ति थी, उनकी विल पावर थी। डिसीजन उन्होंने लिया था, क्या डिसीजन लिया था? वर्क टुगेदर, हम साथ मिलकर काम करेंगे टू ट्रांसफॉर्म बिटर एक्सपीरियंसेस इनटू द बाइंडिंग ग्लू ऑफ अ रेनबो नेशन। बहुत अच्छी लाइन है, मैंने हर एक कलर से करता हूँ। बाइंडिंग ग्लू, देखिए बाइंडिंग मतलब बांधने वाला, साथ लाने वाला, यूनाइट करने वाला। ग्लू का मतलब गोंद, जो चिपकाने का काम करे। ऑफ अ रेनबो नेशन, साउथ अफ्रीका अपने आप को रेनबो नेशन भी कहता है। सतरंगा, वैसे तो देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा सतरंगा तो इंडिया ही है, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी कहाँ मिलती है। तो जिस प्रकार से इंद्रधनुष बनता है और उसमें तरह तरह के कलर्स होते हैं, वो सब एक साथ होते हैं तब जाके इंद्रधनुष बनता है। पता चला कि कोई कलर यहाँ भाग रहा है, कोई कलर यहाँ भाग रहा है, तो थोड़ी इंद्रधनुष बनेगा। दे आर ग्लूड टुगेदर, दे आर बाउंड टुगेदर, तो वो जो फॉर्मेशन होता है वो इंद्रधनुष। तो यहाँ रेनबो नेशन से मतलब ये है कि मल्टी रेशियल कंट्री है ये, द वाइट्स एंड द ब्लैक्स एंड द कलर्ड मिक्सड रेसेस, और उन सबको एक रखने का काम, दैट इज़ बाइंडिंग ग्लू। और वो बाइंडिंग ग्लू है डिटर्मिनेशन। और कौन सा डिटर्मिनेशन है? टू वर्क टुगेदर, हम सब साथ साथ मिलकर काम करेंगे। इसी भावना को ही यहाँ पे बाइंडिंग ग्लू कहा गया है। और साथ साथ मिलकर मतलब जितने भी लोग हैं उतने रंग, रेनबो नेशन। तो मल्टी रेशियल कंट्री रेनबो नेशन। स्पीकिंग ऑन द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, मंडेला सेड, मंडेला ने कहा था साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बातचीत करते वक्त, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स ऑफ बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर। साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन पास्ट की भी बात करता है, फ्यूचर की भी बात करता है। ऑन द वन हैंड इट इज़ अ सोलम, सोलम मतलब प्योर, होली, पैक्ट, पैक्ट मतलब समझौता आपस में, यानी सब लोगों ने सिग्नेचर कर दिया, मैं भी मानता हूँ, मैं भी मानता हूँ, मैं भी मानता हूँ, हो गया पैक्ट। इन विच वी एज साउथ अफ्रीकन्स, जिसमें हम साउथ अफ्रीकन्स यानी साउथ अफ्रीका के लोग डिक्लेयर, ये घोषित करते हैं, टू वन एनदर, एक दूसरे से करते हैं। जैसे हम लोग ईद पे गले मिलते हैं, दिवाली पे गले मिलते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं किसी भी मौके पे, तो उसी प्रकार से हम एक दूसरे के प्रति अपनी बात को रखते हैं, दैट वी शैल नेवर परमिट अ रेपुटेशन ऑफ अ रेसिस्ट। जो भूतकाल में, पास्ट में जो रेसिस्ट गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, जो ब्रूचुअल एंड रिप्रेसिव पास्ट हमारा है, जुल्मों का जो हमारा इतिहास रहा है, हम उसे कभी रिपीट नहीं होने देंगे, यानी कभी भी दोबारा अपार्थाइड सिस्टम लागू नहीं होने देंगे। बट इट इज़ मोर देन दैट, तो ये तो पास्ट की बात हो गई। अब फ्यूचर की बात क्या है? इट इज़ ऑल्सो ए चार्टर फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। चार्टर मतलब समझ लीजिए एक डिक्लेरेशन पेपर है। इट इज़ ऑल्सो ए चार्टर फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ कंट्री। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है एक प्रकार का चार्टर भी है, एक दस्तावेज है, एक डॉक्यूमेंट है,
जो हमारे देश के ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। और कैसा ट्रांसफॉर्मेशन? इनटू वन विच इज़ ट्रूली शेयर्ड बाय ऑल इट्स पीपल, मतलब ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब डेमोक्रेसी, और वो डेमोक्रेसी ऐसी विच इज़ शेयर्ड बाय ऑल इट्स पीपल। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में सबको बराबर का मौका मिला है, दिस इज़ कॉल्ड शेयर्ड बाय ऑल इट्स पीपल। तो संविधान को उन्होंने बताया कि इस संविधान में जो हमारे देश में व्यवस्था लागू की है उसमें सब हिस्सेदार हैं। अ कंट्री विच इन द फुलेस्ट सेंस, एक ऐसा देश जिसे सही अर्थों में समझा जाए तो, मतलब सही अर्थ उसका निकाला जाए तो वो हम सबका है। हम सबका मतलब नॉट ओनली ऑफ ब्लैक, जो कि 3/4 हैं, ब्लैक का भी, वाइट का भी, वीमेन का भी, मैन का भी। जैसे इंडिया, इंडिया इज़ फॉर ऑल, चाहे वो मुस्लिम्स हों, चाहे वो हिंदूज़ हों, चाहे वो क्रिश्चियंस हों, चाहे वो बौद्ध हों, जो भी यहाँ हैं सिटीजन्स हैं, सबका है वो देश। सबके योगदान से हमारा देश आगे बढ़ता है। अब जैसे हमारी कोशिश ये करनी चाहिए, मैं कहता भी हूँ, आपसे अपील भी करता हूँ कि इंडियन प्रोडक्ट्स को, इंडियन कंपनीज़ के प्रोडक्ट को खरीदना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। जब तक मजबूरी ना हो तब तक किसी दूसरे देश के प्रोडक्ट को नहीं खरीदना चाहिए। थोड़ा सा महंगा भी हो और हमें लगता है कि हमें सुकून मिलेगा अगर हम भारतीय प्रोडक्ट खरीदेंगे तो खरीदना चाहिए। अपने कल्चर को बढ़ावा देना चाहिए। इंग्लिश आपको कितनी भी अच्छी आती हो, लेकिन एक नेशनल लैंग्वेज के रूप में कम से कम हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए। अगर आप दक्षिण के रहने वाले हैं कोई बात नहीं, आप वहाँ की लैंग्वेज को बोलो, मतलब मेरे कहने का मतलब इंडियनाइजेशन होना चाहिए। अब यहाँ पे इन्होंने दिया है कि फॉर मोर डिटेल्स अबाउट, तो आप विजिट कर लीजिए करना हो तो। यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए, डज द स्टोरी ऑफ साउथ अफ्रीका स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम रिमाइंड यू दैट, अच्छा कॉमन बातें छांटनी है ना। तो देखिए नेचर ऑफ कॉलोनिज्म, हाँ ये तो सेम है, मतलब कि वहाँ भी बाहर से लोग आए थे, हमारे यहाँ भी आए थे। हाँ फ़र्क इतना है कि वो लोग वहाँ बस गए थे और हमारे यहाँ अंग्रेज छोड़ के चले गए थे। रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज़, हमारे यहाँ भी ऐसे ही सब लोग मिल बांट के रहते हैं। लीडर्स, हाँ हम वहाँ मंडेला ने जो वहाँ स्ट्रगल था उसको लीड किया, यहाँ गांधी ने लीड किया था। पार्टी दैट लेड टू द स्ट्रगल, अब देखिए वहाँ पे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, हमारे पे इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। मेथड ऑफ स्ट्रगल वही नॉन वायलेंट तरीके अपनाए गए, वहाँ पे भी मंडेला जी नॉन वायलेंट तरीके में विश्वास करते थे, हम भी। वहाँ भी डेमोक्रेटिक सेटअप चाहिए था, यहाँ भी। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है कि वहाँ पे अपार्थाइड की पॉलिसी उन्होंने अप्लाई हुई थी, हमारे देश में इस तरह की पॉलिसी नहीं थी। वहाँ पे जो रिलेशनशिप था वो वाइट्स एंड नॉन वाइट्स के बीच में था, हमारे यहाँ इतना नहीं था ये। तो एनीवे, तो ये अलग जो टॉपिक है उसे हम अगले ट्यूटोरियल में लेंगे, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता होती है। तो आप समझ गए जो हमने पढ़ाया ध्यान से। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तब चलने का समय है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।